नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। जो अर्थक्वेक है इनके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से कवर करें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये सभी आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भूकंप कहते किसे है? ठीक है ना? जो भूकंप होती है यह कहते किसे है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होती है। जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सतह पर अचानक से तेज हलचल होने के कारण जो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा है इसमें परिवर्तन होती है, जिस कारण भूकंपीय तरंगों का निर्माण होती है। भूकंपीय तरंगों के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इसी परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे समझ में आ गया कि भूकंप कहते किसे है। एक बार और इसे समझ लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण जो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा है यह बाहर निकलने लगती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। और जो यह भूकंपीय तरंगे है इसके कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगती है और इसी परिवर्तन के कारण जो कि भूकंप आती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे समझ में आ गया कि भूकंप कहते किसे है। भूकंप के अध्ययन को सेस्मोलॉजी कहा जाता है। जो भूकंप होती है और इसका जो अध्ययन किया जाता है तो इसे सेस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे सेस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है ना? भूकंप के अध्ययन को सेस्मोलॉजी कहा जाता है और भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे सेस्मोग्राफ कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं भूकंप के प्रमुख कारण। जो भूकंप आती है तो इसके प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला है ज्वालामुखी का विस्फोट। जो ज्वालामुखी है, जब इनका विस्फोट होता है तो यह प्रमुख कारण हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट किसी क्षेत्र में भूकंप होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ठीक है ना? जो ज्वालामुखी में विस्फोट होता है इसके कारण भी भूकंप देखने को मिल सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों की भूमि पर हलचल या कंपन उत्पन्न होता है, जिसे भूकंप कहा जाता है। जहाँ पे यह ज्वालामुखी होती है खासकर वहाँ पर ज़्यादा जो कि भूकंप देखने को मिलता है। ठीक है ना? यानी कि जहाँ पर ज्वालामुखी क्षेत्र ज़्यादा होते हैं वहाँ पर भूकंप ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि जापान। ठीक है ना? जापान में हमेशा भूकंप आते रहते हैं। दूसरा है पृथ्वी का सिकुड़ना। देख लेते हैं। जो पृथ्वी है यह दिन पर दिन सिकुड़ते जा रहा है। देख लेते हैं इनके बारे में। पृथ्वी अपने जन्म के बाद से सिकुड़ रही है। इसकी विभिन्न परतों में भी कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जो पृथ्वी है तो यह जन्म के बाद निरंतर जो कि सिकुड़ रही है। इसकी वजह से विभिन्न परतों में जो कि कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी की सतह सिकुड़ने पर वह अपनी अवस्था में परिवर्तन करने लगती है। जो पृथ्वी है जब यह सिकुड़ना प्रारंभ करती है तो यह अपने अवस्था में भी परिवर्तन कर लेती है और इससे भूमि के आंतरिक भाग में कंपन होने लगता है, जिसे भूकंप कहा जाता है। तो यह भी जो कि भूकंप का कारण हो सकता है, पृथ्वी का सिकुड़ना। ठीक है ना? यहाँ पे दो कारण देख लिए। पहला ज्वालामुखी का विस्फोट और दूसरा पृथ्वी का सिकुड़ना। तीसरा है जलीय भार। जो जलीय भार होती है इनके कारण भी जो कि भूकंप देखने को मिल सकता है। नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशय का निर्माण किया जाता है।
जो नदी होती है तो यहाँ पर बड़े बड़े जलाशय का निर्माण किया जाता है। जलाशय में जल की मात्रा आवश्यक से अधिक हो जाने के कारण जल चट्टानों में अपना प्रभाव डालने लगता है, जिससे चट्टानों में दबाव बढ़ जाने के कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इन परिवर्तनों से भूमि में हलचल होने लगती है, जिससे तीव्र भूकंप की संभावना रहती है। तो भूकंप का तीसरा कारण जो कि जलीय भार भी हो सकता है। इसके कारण भी जो कि भूकंप देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं इनके बारे में फिर से। जो नदी होते हैं तो नदी पर बड़े बड़े बांध बनाकर जलाशय का निर्माण किया जाता है। जलाशय में जल की मात्रा आवश्यक से अधिक हो जाने के कारण जो जल होती है यह चट्टानों में अपना प्रभाव डालने लगती है, जिससे चट्टानों में दबाव बढ़ जाती है और इसके कारण उनकी स्थिति में परिवर्तन हो जाती है और इन परिवर्तन से भूमि में हलचल होने लगती है, जिससे तीव्र भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अब है प्लेट टेक्टोनिक कारण। ये भी महत्वपूर्ण है भूकंप आने की। जो टेक्टोनिक प्लेट होती है इसका इधर उधर खिसकने से भी जो भूकंप है यह आती है। पृथ्वी के पटल प्लेटों से बना हुआ माना गया है। जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के पटल जो कि प्लेटों का बना हुआ माना गया है। यह प्लेटें सरकती रहती है और कभी कभी दूसरी प्लेटों से टकरा भी जाती है। जो यह प्लेट है तो यह कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती है, अतः इन प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं। ठीक है ना। जो ये टेक्टोनिक प्लेट है जब यह आपस में टकरा जाते हैं तो इससे भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। तो ये प्रमुख जो कि भूकंप आने के कारण हो सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट कारण जलीय भार, पृथ्वी का सिकुड़ना, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी जो कि भूकंप आने के जो कि प्रमुख कारण है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भूकंप केंद्र यानी कि फोकस और अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर किसे कहा जाता है। ठीक है ना। फोकस और एपिसेंटर किसे कहते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भूकंप केंद्र यानी कि फोकस। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र होता है जहां से भूकंपीय तरंगें मुक्त होती है, जिसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। यानी कि जहां पर भूकंपीय तरंग मुक्त होती है उसे फोकस कहा जाता है। पृथ्वी का वह आंतरिक भाग जहां पर भूकंपीय तरंग मुक्त होती है उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है, यानी कि फोकस। फिगर में भी देख सकते हैं। और जस्ट इसके 90 डिग्री पर जहां पर इसे सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है ना। इसी को आपको समझना था। फोकस किसे कहते हैं और अधिकेंद्र किसे कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है अधिकेंद्र। यह पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान है जहां पर भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती है। यानी कि जहां पर सर्वप्रथम जो कि भूकंप महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। यह भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होती है। ठीक है ना। जो अधिकेंद्र है तो यह फोकस के जस्ट ऊपर स्थित होती है, यानी कि जस्ट 90 डिग्री पर यह देखने को मिलती है। और भूकंप के कारण सर्वाधिक विनाश इसी क्षेत्र में होता है। ठीक है ना। यानी कि जहाँ पर भूकंप आता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा विनाश देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। फिगर में भी देख सकते हैं। जो फोकस है तो यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित है जहाँ पर भूकंपीय तरंग निकल रही है और जस्ट इसके ऊपर 90 डिग्री पर जो कि एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र होती है, जहाँ पर सबसे पहले जो कि भूकंप महसूस की जाती है और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा विनाश होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब महत्वपूर्ण जो तरंगे हैं इनके बारे में देख लेते हैं।
पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, ये तीनों तरंग को देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। सबसे पहले है पी तरंग, तो इन्हें प्राथमिक तरंग यानी कि प्राइमरी वेव कहा जाता है। जो पी तरंग है तो इसे प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव के नाम से जाना जाता है। एस तरंग, तो इसे द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव के नाम से जाना जाता है। जो एल तरंग है तो इसकी खोज एसडी वेब ने की थी, इसीलिए इसे लव वेब के नाम से जाना जाता है। जो एल तरंग है तो इसकी खोज एचडी वेब ने की थी, इसीलिए इस तरंग को लव वेब के नाम से जाना जाता है। जो पी तरंग है तो इसकी औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, ठीक है ना। वही जो एस तरंग है तो इसकी औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। और जो एल तरंग है तो इसकी औसत गति 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। वही जो पी तरंग है तो पी तरंग यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में गुजर सकती है। जो पी तरंग है तो यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था से गुजर सकती है। जो एस तरंग है तो यह तरंग केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है। और जो एल तरंग है तो यह धरातलीय तरंग होती है, यानी कि जो हम लोग भूमि पर जो कंपन महसूस करते हैं वह इसी के कारण होती है, एल तरंग के कारण। जो पी तरंग है तो इससे सबसे कम क्षति होती है, ठीक है ना। पी तरंग से सबसे कम क्षति होती है। जो एस तरंग है तो इससे औसत क्षति होती है। और जो एल तरंग है तो इससे सबसे अधिक क्षति होती है, ठीक है ना। जो एल तरंग है यह सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग होती है, इससे सबसे अधिक क्षति होती है। जो पी तरंग है तो यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। जो एस तरंग है तो यह अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। और जो एल तरंग है तो यह भी अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे इन तीनों के बारे में देख लिए, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग के बारे में। चलिए इसे एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं। जो पी तरंग है तो इसे प्राइमरी वेव के नाम से जाना जाता है। जो एस तरंग है तो इसे सेकेंडरी वेव के नाम से जाना जाता है। और जो एल तरंग है तो इसकी खोज एचडी वेव ने की थी, इसीलिए इस वेव को लव वेव के नाम से जाना जाता है। जो पी तरंग है तो इसकी औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। वही जो एस तरंग है तो इसकी औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। वही जो एल तरंग है तो इसकी औसत गति जो कि 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। यह सबसे स्लो जो कि आगे बढ़ती है। जो पी तरंग है तो यह ठोस, द्रव और गैस तीनों से गुजर सकती है। वही जो एस तरंग है तो यह केवल ठोस अवस्था से ही गुजरती है। और जो एल तरंग है तो यह धरातलीय तरंग होती है, जो हम सभी धरती पर महसूस करते हैं। जो पी तरंग है तो यह सबसे कम क्षति पहुंचाती है। जो एस तरंग है तो यह औसत क्षति पहुंचाती है। और जो एल तरंग है यह सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है, यानी कि सबसे अधिक विनाशकारी जो कि एल तरंग होती है। जो पी तरंग है तो यह लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। जो एस तरंग है तो यह ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। और जो एल तरंग है तो यह भी ट्रांसवर्स वेव कहलाती है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। आगे देखते हैं। चलिए इन सभी को फिगर से समझ लेते हैं। पूरे विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी, जहां पर 63% भागों पर भूकंप आती है। इसमें महत्वपूर्ण देश हैं चिली, दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण देश, जापान, ये सभी देश आते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जहां पर 21% भागों पर भूकंप आती है, ठीक है ना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है मिड अटलांटिक पेटी,
जहाँ पर 16% भागों पर भूकंप आती है। ठीक है ना। पहला जो सबसे बड़ा जो पेटी है वह है प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट को कवर कर लेते हैं। विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है जहां पर सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलती है। सबसे पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट, जहां लगभग 63% भूकंप आते हैं। ठीक है ना। जो प्रशांत महासागरीय पेटी है तो यहाँ पर 63% भाग पर जो कि भूकंप आते हैं। इसमें प्रमुख देश आते हैं चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, न्यूजीलैंड आदि। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है तो वह है प्रशांत महासागरीय पेटी, जहां पर 63% भाग पर भूकंप आते हैं। इसमें प्रमुख देश आते हैं चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, न्यूजीलैंड आदि। दूसरा क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जहां लगभग 21% भाग पर भूकंप आते हैं। इसमें प्रमुख क्षेत्र आते हैं वह है भारत, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। ये सभी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंतर्गत आते हैं जहां पर 21% जो कि भूकंप देखने को मिलता है। तीसरा क्षेत्र है मध्य अटलांटिक बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट, यहाँ लगभग 16% भूकंप आते हैं। इसमें प्रमुख क्षेत्र आते हैं दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर लगभग 16% भाग पर भूकंप आते हैं। तो एक बार और इसे समझ लेते हैं कि कहाँ पर कितना प्रतिशत भूकंप देखने को मिलता है। जो विश्व है तो विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलता है। सबसे पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी, जहाँ पर 63% भाग पर भूकंप आते हैं। इसमें प्रमुख देश है चिली, कैलिफोर्निया, जापान, न्यूजीलैंड। दूसरा क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जहाँ पर 21% भाग पर जो कि भूकंप आते हैं। इसमें प्रमुख देश आते हैं भारत, यूरोप, एशिया, अफ्रीका आदि। तीसरा क्षेत्र है मध्य अटलांटिक बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट, जहाँ पर 16% भाग पर भूकंप आते हैं। इसमें प्रमुख क्षेत्र आते हैं दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। नोट को ध्यान में रखें। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस जो कि बढ़ जाती है। जो रेडॉन गैस होती है तो इसकी मात्रा वायुमंडल में भूकंप आने से पहले ही बढ़ जाती है। ठीक है ना। भूकंप आने से पहले जो रेडॉन गैस है यह काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि बताइए भूकंप आने से पहले कौन सा गैस वायुमंडल में बढ़ जाती है, तो वह है रेडॉन गैस। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सेस्मोग्राफ यंत्र से मापी जाती है। जो भूकंपीय तरंग होती है तो इसकी तीव्रता को सेस्मोग्राफ से मापी जाती है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं जो इसका अध्ययन होता है तो इसे क्या कहा आता है। जो भूकंप का अध्ययन क्या आता है तो इसे क्या कहा आता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। भूकंप मापने के लिए मुख्य 3 स्केल का प्रयोग किया जाता है। जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो उस यंत्र का नाम है सेस्मोग्राफ। भूकंप मापने के लिए मुख्य 3 स्केल का प्रयोग किया जाता है। पहला है रिक्टर स्केल, दूसरा है मरकरी स्केल, तीसरा है रॉसी-फेलर स्केल। ठीक है ना। भूकंप को 3 स्केल से मापा जा सकता है, रिक्टर स्केल, मरकरी स्केल और रॉसी-फेलर स्केल। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को ऑप्शन बी सेस्मोलॉजी कहते हैं।
भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? बताइए, भूकंप को जिस यंत्र से मापते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्शन ए सेस्मोग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भूकंप आने का कारण हो सकता है? भूकंप आने का कारण ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो सकते हैं। जलीय भार, ज्वालामुखी विस्फोट, टेक्टोनिक प्लेट कारण। एल तरंग को किस नाम से जाना आता है? जो एल तरंग होती है तो इसे किस नाम से जाना आता है? इसे ऑप्शन सी, लब तरंग के नाम से जाना आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एस तरंग की औसत गति कितनी होती है? जो एस तरंग होती है तो इसकी औसत गति कितनी होती है? इसकी औसत गति ऑप्शन बी 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की होती है। निम्नलिखित में से कौन तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है? बताइए, वह कौन सा तरंग है जो तीनों माध्यम से गुजर सकती है? तो वह है ऑप्शन ए, पी तरंग, यानी कि प्राइमरी वेव। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? बताइए, इनमें से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? तो वह है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागरीय पेटी 63%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में निम्न में से कौन से देश आते हैं? जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है जहाँ पर लगभग 21% भूकंप आती है, तो इसमें कौन से देश आते हैं? इसमें ऑप्शन डी, भारत देश आते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस बढ़ जाती है? भूकंप आने से पहले वायुमंडल में, जो कि ऑप्शन डी, रेडॉन गैस बढ़ जाती है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।